जय हिंद स्टूडेंट्स। कल जो आपका आफ्टरनून इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको भेज रहा हूं ताकि आपकी हेल्प हो सके इस मामले में। जो हमारा जुलाई सेट 1 2024 है उसके सॉल्यूशन है। देखिए, सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर चलते हैं कि उत्पादन कैसे किया जाए की समस्या का संबंध किससे है। हमारी समस्याएं कितनी है, क्या, कैसे, क्या, कितना, कैसे और किसके लिए किया जाए, ये हमारी समस्याएं होती हैं। इनमें से समस्या जो नंबर 2 की है, कैसे किया जाए, उसकी बात हो रही है। तो संसाधन के बंटवारे वितरण से संबंधित नहीं है, तकनीकी के चुनाव से संबंधित है हमारे, कि हम किस प्रकार का तरीका अपना रहे हैं। किस तो हमारे जो उत्तर है हमारा वो सेकंड होगा, ख होगा आपका उत्तर, यानी चॉइस ऑफ द टेक्निक। हम किस प्रकार की टेक्निक यूज कर रहे हैं उसके मुताबिक ही समस्या का हल होगा इसका कि उत्पादन कैसे किया जाए। दूसरा है आपका जो है सामान्य वस्तुओं की मांग का वक्र कैसा होता है। ये तो बिल्कुल इजी सी बात थी। सामान्य वक्र ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है, आपको पता है इसका, तो उसमें ज़्यादा बताने वाली बात नहीं थी आपकी। तीसरा प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यू आकार का होता है। औसत मांग वक्र हमेशा यू आकार का होता है। ये एक प्रश्न भी करवाया गया था कि आपको औसत मांग वक्र यू आकार का क्यों होता है, उसका वो हमने प्रश्न के अंदर आपको डिटेल दी थी। तो बच्चों आपको ये ध्यान से करना था। कुछ बच्चों का ठीक है, इसमें बच्चे ने गलत किया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ करो यू आकार, वो यही एवरेज कॉस्ट आना चाहिए था, जब किसी ने बिटिया ने वेरिएबल कॉस्ट लिखा है, ये गलती है। दूसरा आपका है पूर्ति वक्र के दाईं और खिसकने क्या कारण है। जो पूर्ति वक्र आपका दाईं और क्यों खिसकता है, स्थापन वस्तुओं की कमी में तो बाईं ओर खिसकेगा। उत्पादन की तकनीक में उन्नति होगी। देखिए, इस प्रकार का हमारा पूर्ति वक्र है। ये हमारा डिमांड वक्र है। ये इसके दाईं ओर इधर क्यों खिसकेगा, इधर खिसकेगा यदि कोई तकनीकी में हमने उन्नति कर ली है तो हमारा ये मांग वक्र इधर खिसकेगा। तो आपका मांग पूर्ति के दाईं ओर खिसकने का क्या कारण है। दाईं ओर खिसकने का क्या कारण, पूर्ति में तकनीकी में वृद्धि होगी है। पूर्ति वक्र हमारा यूँ है तो ये इस तरफ खींचा है, वो बड़ा है, तो इसका मतलब तकनीकी में है, आगतों में वृद्धि होने तो कम होगा। ये आना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका उत्तर ख होगा। उत्पादन में तकनीकी कारण हो सकता होगा। इसके बाद जो इंग्लिश में कहेंगे तो व्हाट काजेज ऑफ द सप्लाई कराउड टू शिफ्ट द राइट वर्ड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला आपका प्रश्न है पैमाने का प्रतिफल कब लागू होते हैं। पैमाने के कारक के जो नियम है वे अल्पकाल में होते हैं और जो पैमाने के वे हमेशा लॉन्ग पीरियड में होते हैं, दीर्घकाल में होते हैं। तो इसका उत्तर आपका ये रहेगा। आप इसको इंग्लिश में आप इसको लॉन्ग टाइम कह सकते हैं, इसमें नहीं कह सकते। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपका, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन कितना होता है। आपको मैं रेखा बना के दिखाई थी आपको कि जब अधिकतम होता है, जब हमारा टीपी अधिकतम हो जाता है, उस समय जब हमारा टीपी सबसे हाई लेवल पर होता है तब हमारा एमपी है वो 0 होता है, और जब हमारा टीपी घटना शुरू हो जाता है तो हमारा एमपी ऋणात्मक होता है। तो इसलिए इस जगह पर क्वेश्चन में जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है उसकी बात पूछी है। तो जो हमारा टीपी है इस प्रकार से इस टॉप लेवल पे, जहाँ पर ये टॉप लेवल पे है आपका, ये आपका मान लेते हैं हम टीपी है, तो ये आपका नीचे है, ये एमपी है, ये आपका एमपी है। यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है, तो यहाँ हमारे टॉप लेवल पे आ गया है। सबसे अधिकतम जो टीपी हमारा हो सबसे अधिकतम हो गया है, तब हमारा ये शून्य है। या आप ये कह सकते हैं कि जब टीपी अधिकतम होता है तो एमपी शून्य होता है, दोनों एक ही बात है। इसके बाद अगला प्रश्न है बजट रेखा
कीमत रेखा को ही कहा जाता है, यानी बजट रेखा का ही दूसरा नाम कीमत रेखा, या कहीं बजट लाइन इज द कॉल्ड प्राइस लाइन। ठीक है, लगभग से बच्चों ठीक क्वेश्चन ये। अगला, स्थायी कर्मचारियों का वेतन खालिस्तान लागत में शामिल होता है, ये स्थिर लागत में शामिल होता है, क्योंकि स्थायी कर्मचारियों को तो आपने सैलरी देनी ही पड़ेगी, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें। सैलरी ऑफ द परमानेंट स्टाफ इज इंक्लूड इन द फिक्स कॉस्ट। इसके बाद अगला आपका ये क्वेश्चन है, देखिए, पूर्ति वक्र से आपका क्या अभिप्राय है, चित्र द्वारा समझाएं। तो पूर्ति वक्र इस बिटिया ने ठीक बनाया है। सेफ्टी वक्र, इन दिस अदर्स थिंग्स बिलीव इन द इक्वल इन द फॉल इन द प्राइस, यानी पॉजिटिव अर्थ होता है इसका, पॉजिटिव संबंध होता है। जैसे यहाँ दिखाया है, प्राइस है वो 3 है तो सप्लाई भी 3 है। प्राइस यदि उसकी बढ़ गई है, 4 हो गई है, तो सप्लाई भी उसके साथ ही बढ़ गई है। ये बिटिया रेखा चित्र और डायग्राम और तालिका के द्वारा इस विस्तार को अच्छे से समझाया है। जब कीमत में हमेशा विस्तार है, पूर्ति में विस्तार, वो कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। पूर्ति के बाद पूर्ति वक्र के कारण होता है। पूर्ति वक्र है, उसमें कीमत और पूर्ति में जो संबंध है वो होता है। विस्तार और संकोचन में, वृद्धि और कमी में अन्य कारणों से होता है। आगे क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ प्रत्येक अंक का है, तो इसमें मांग की कीमत लॉस है वो 0.4 है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 20 है। मांगे की मात्रा बताना है। प्राइस एस्टैब्लिश ऑफ द डिमांड इज द 0.4 एंड द परसेंट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बिल ऑर्डर। तो यहाँ ये गुड़िया ने प्रश्न किया है आपका, ये प्राइस सिलिटी 4 वो लिख दिया, परसेंट ऑफ ये हो गया। क्वालिटी डिमांड नहीं है यहाँ पर, वो हमने निकालनी है। कैसे निकालनी है, इसलिए यहाँ गलत लिखा हुआ है। ये क्वालिटी ऑफ डिमांड, क्वालिटी ऑफ डिमांड तो हमें ज्ञात करनी है। जो दिए हुए से हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये फार्मूला है, ED माइनस परसेंट चेंज इन द डिमांड अपॉन परसेंट चेंज इन द लाइन, ये है हमारे पास। यानी हम इसको लिख सकते हैं, माइनस इसलिए लगाया हमने क्योंकि ये सूत्र में है, फार्मूले में है, क्योंकि इनका जो ऋणात्मक संबंध है, मांग और कीमत में हमेशा नेगेटिव संबंध होता है। तो यह नेगेटिव संबंध है, तो डेल्टा Q बटे डेल्टा P ये हो गया हमारा। यदि हम इसकी जगह मान रखें तो इलास्टिसिटी हमारी इसकी जगह हम रखते हैं 0.4, क्योंकि हमारे पास ये दिया हुआ था, और इसके अलावा आगे माइनस हमने लगा दिया। डेल्टा Q हमारे पास दिया हुआ नहीं है, इसलिए हमने डेल्टा Q लिख दिया, और नीचे हमारे पास डेल्टा प्राइस दी हुई थी, तो हमने माइनस ये हमने 20 रख दिया। यानी हम इसको यदि आर पार गुणा करेंगे तो हमारा डेल्टा -4 को हम 20 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8.0 आ जाए, 8.0 आ जाए, 0 कट जाएगी, इसकी 8 बच जाएगा। तो हमारा डेल्टा जो इसने पूछा था, प्रश्न हमारा क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था मांगी गई मात्रा में परिवर्तित संदर्भ, यानी चेंज इन द क्वालिटी डिमांड, वो हमारा चेंज क्वालिटी डिमांड हमारा 8 है। बहुत ईजी सवाल था और लगभग बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। बेटा बहुत ईजी था, थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए था। इसके बाद अगला घटते प्रतिफल के नियम, ये इस लड़की ने बिल्कुल गलत किया है। यहाँ जो कारक के बढ़ते कारक के नियम और पैमाने के नियम, तो यहाँ घटते प्रतिफल के नियम पूछा है, यानी पैमाने के नियम पूछे गए हैं, न कि कारक या कोई अन्य वास्तु है। तो यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं बताना चाहूँगा, आपको एग्जाम में करवाया, उस टाइम करवाया हुआ था सिलेबस में, तो ये बिल्कुल गलत लिखा है। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए जो इसमें हल किया हुआ है मैंने पेपर में। देखिए इसमें उत्पादन इकाई ये था, ये फिक्स कॉस्ट थी, इसमें 50, जो 0 उत्पादन पे होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है, 50 सभी जगह। इसमें से जो टोटल है उसमें से हमने घटाई तो हमारे पर 20 ये आ गई। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी ये आ गई है। यहाँ इन्होंने पूछा है वेरिएबल कॉस्ट, ये नहीं पूछा जो बच्चे ने निकाला, इस बच्चे ने निकाला AFC, क्योंकि इसने इसको FC को इकाइयों से डिवाइड करके इसने निकाला है। तो ये हमारा AFC निकलेगा है। ABC निकालने के लिए जो VC है उसको हम उत्पादन इकाइयों से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा। तो इसको हम यदि इसको निकाल करेंगे तो हम यदि इसको 70 को 1 से करेंगे 70 आएगा, 130 को हम 2 से करेंगे 65 आएगा, 180 करेंगे 60 आएगा, 250 को 4 से करेंगे 62.4 आएगा, और 334 को यदि हम 5 से करेंगे तो 66 आएगा। ये लाइन आएगी। ये इसका गुड़िया का ठीक था बिल्कुल, इसलिए मैंने इसको आधे मार्क्स दिए। 4 नंबर का पेपर था, तो इसके MC तो इसका ठीक था, लेकिन ABC गलत होने के कारण इसके आधे नंबर काट लिए गए हैं। तो यहाँ पूरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना था। इसके बाद आप
प्रश्न नंबर अगला है, देखिए बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा प्रश्न था, जो इस लड़की ने भी बहुत बढ़िया किया है और मैंने पूरे 10 के 10 नंबर दिए हैं। डिमांड वक्र बताना था आपने, तटस्थ वक्र सॉरी, तब मांग 2 प्रश्न थे यहाँ, एक मांग की लॉस को प्रभावित करने कारण बताने थे, दूसरा तटस्थ वक्र की विशेषताओं की व्याख्या करनी थी। गुड़िया ने यहाँ तटस्थ वक्र की व्याख्या की है विशेषताओं की, जो बड़ा शानदार ढंग से बढ़िया ढंग से इन्होंने इंग्लिश मीडियम में किया हुआ है। इसके बाद जो अगला प्रश्न था वो था बाजार संतुलन क्या था, इसका निर्धारण कैसे होते हैं या पूर्ति के नियम से क्या अभिप्राय हैं, ये प्रश्न था। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, इंग्लिश मीडियम में जो पेपर बनाने वाला उसने गड़बड़ की हुई है। हिंदी में पूर्ति के नियम से क्या अभिप्राय चित्र व तालिका द्वारा समझाएं, जबकि इंग्लिश में कहता है व्हाट इज मेंट बाय द लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ डिमांड की बात करता है, मांग की बात करता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो दोनों बातों में गलती है, कहीं न कहीं में पेपर मेकर से गलती हुई है, बट कोई बात नहीं। आपने यदि मांग वाला कर दिया तो भी ठीक है, पूर्ति वाला कर दिया तो भी ठीक है। यहीं इस बच्ची ने मांग वाला प्रश्न किया है, बहुत अच्छे ढंग से किया, आप देख सकते हैं इसको। दोनों का संबंध इन्होंने नेगेटिव दिखाया हुआ है, पहले तालिका के द्वारा दिखाया, फिर उसने डायग्राम के जरिए भी बहुत अच्छा किया हुआ है। ठीक लगा बिल्कुल, इसलिए मैंने इसको इस पेपर में 6 के 6 नंबर दे दिए हैं। इस प्रकार बच्चों आज का ये पेपर था, मेरे ख्याल में बेस्ट ऑफ लक, सभी बच्चों का अच्छे नंबर आएंगे और आगे से भी अच्छी तैयारी करेंगे। धन्यवाद।